गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं प्रकाश चंद माथुर आपको पाठ्यचर्या में लैंगिक मुद्दे इकाई द्वितीय इसमें आपको लिंग पहचान की अवधारणा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिंग पहचान की अवधारणा का अर्थ देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिंग से क्या तात्पर्य है, या तो पुरुष है या स्त्री है, इसका हमें बोध कराता है। इसमें सामाजिक सोच से कोई लेन देना नहीं होता है। यह पहचान किसी विशिष्ट लिंग के लिए विशिष्ट होते हैं। जैसे जन्म लेते ही लैंगिक पहचान अस्तित्व में आ जाती है। इसका देखिए स्टूडेंट्स, किसी रूढ़िवादिता से कोई सरोकार नहीं होता है। ये एक प्रकार से जैविक संरचना है जो महिलाओं को जैविक रूप से, जैसे अपन देखें कि शारीरिक संरचना में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम शक्तिशाली होती हैं, कोमल होती हैं। शारीरिक बनावट के अनुसार हाथों का संचालन, उनकी चाल, हाव भाव, अभिव्यक्ति, तो ये क्या है, ये प्रदर्शित करता है कि ये महिला हैं, मतलब बालिका हैं। और अगर वह शक्तिशाली है, आवाज़ भारी है, अन्य कई लक्षण हैं, तो हमें पहचान होती है ये कि पुरुष है। यदि एक लिंग का व्यक्ति दूसरे लिंग के शारीरिक लक्षणों या व्यवहारों का अनुकरण करता है तो उसे अजीब माना जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष स्त्री के कपड़े पहन ले या 16 श्रृंगार कर ले, तो हमें कैसा लगेगा? हमें ऐसा लगेगा कि कहीं ना कोई अजीब चीज़ हो रही है, या तो चाल ढाल में या पहनावे में। उसी प्रकार कोई स्त्री यदि पुरुषों के कपड़े पहन लेती है या पुरुषों के परिधान को अपना लेती है, तो उसका लक्षण जो लगेगा वह पुरुषों जैसा नहीं बल्कि स्त्रियों जैसा लगेगा। इन लक्षणों में समाज की कोई रूढ़ियाँ से कोई लेन देना नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लिंग की पहचान की अवधारणा को समझ सकते हैं। इसके अर्थ को देखते हैं तो पुरुष स्त्री का अपना मूल स्वरूप लैंगिक असीमता या लिंग की पहचान कहलाती है। स्त्री पुरुष दोनों ही अपनी असीमता शुरू से ही विद्यमान रही है। उनका जो मूल स्वरूप है उनमें परिवर्तन आते रहे हैं, लेकिन स्त्रियों की असीमता में गिरावट आती गई है। वर्तमान दौर में महिलाएं कहीं ना कहीं अलगाव की स्थिति के अनुभव करती हैं। तो महिलाएं अन्य बनावट या व्यवहार या जीवन अन्य पहलुओं से व्यक्त होता है कि ये महिला है कि यह पुरुष है। इसके बाद हम देखेंगे लिंग पहचान का निर्माण की विशेषताएं। देखिए, जिसमें लिंग पहचान की निर्माण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1 है सामाजिक स्थिति में लिंग की पहचान करना। देखिए, हम सभी लोग समाज में रहते हैं। समाज में हम कैसे पहचानेंगे ये कि पुरुष वर्ग में आते हैं या स्त्री वर्ग में आते हैं, यानी ये पुरुष है या स्त्री है, ये बालक हैं या बालिका हैं। तो इसकी पहचान के लिए हमें एक रूढ़िवादिता का किसी प्रकार का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि हमें प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में एक पुरुष प्रधान समाज रहा है। स्त्रियों और पुरुषों की अपेक्षा को कम महत्व दिया जाता था, जैसे कि पहले दिया जाता था। पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है और महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। लड़कों की घर में आगे बढ़ाने वाला माना जाता है कि वंश को बढ़ाएगा।
चिराग आदि के रूप में कहा जाता है कि ये घर का चिराग है। लेकिन वहीं लड़कियों के जन्म पर कोई भी खुशी नहीं मनाई जाती है, उन्हें घर संभालने वाली के रूप में माना जाता है। तो हम देख रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति प्राचीन समय में रूढ़िवादिता के कारण या परंपराओं के कारण बहुत ही दयनीय थी। लेकिन अब ये भेद बहुत कम हो गया है। वर्तमान में दोनों के मध्य समानता लाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, और जितने भी बजट्स होते हैं उनमें महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके माध्यम से महिलाओं का उत्थान हो सके और जल्दी जल्दी उत्थान का प्रयास किया जाता है। पिता के साथ माता पिता नाम भी का भी संचालन किया जा रहा है। फॉर्म भरते समय जैसे हम फॉर्म वगैरह भरते हैं तो मदर्स नेम भी पूछा जाता है। पहले केवल फादर्स नेम पूछा जाता था, लेकिन अब वर्तमान में मदर्स नेम भी पूछा जाता है। तो इससे हमें ये प्रतीत होता है कि माता का भी क्या है, महत्व है। सेकंड पॉइंट है अपना धार्मिक व्यवस्था में लिंग की पहचान। देखिए, वैसे हम मानते हैं कि हम देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। देवी में स्त्रियों को पूजनीय माना जाता है, देवताओं में पुरुषों को पूजनीय माना जाता है। लेकिन कई जगह हम देखते हैं कि धार्मिक जगहों पर पूजा पाठों में स्त्रियों को वंचित रखा जाता है, अशुद्ध समझा जाता है, अछूत मानते हैं। किंतु वर्तमान में लोगों की विचारधारा या दृष्टिकोण में बदलाव हुआ है। स्त्रियां ऐसे धार्मिक कार्य जैसे वेद पाठ करना, भागवत कहना, आजकल आ रहा है ना, टीवी पे बहुत सारा आता है। बहुत सारी बालिकाएं या महिलाएं आती हैं जो भागवत को बोलती हैं और आप लोग सुनते हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं, है ना। बार बार इच्छा होती है कि उन्हें सुना जाए। तो आज ऐसी स्थिति नहीं है कि उन्हें धार्मिक क्षेत्र से अलग किया जाए, बल्कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र में हैं महिलाएं वो धार्मिक क्षेत्र में ही हैं। पूजा पाठ, भागवत, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें महिलाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें अपन, शिक्षा के क्षेत्र में लिंग पहचान करना। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि बहुत पहले हमने चर्चा भी कर चुके हैं, कई बार हमने चर्चा की है कि बालक बालिकाओं के लिए सरकार ने विशेष विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया है, और पाठ्यक्रमिक क्रियाओं में पाठ्यचर्या पर में भी विशेष रूप से सरकार ने अपना योगदान दिया है। आज महिलाओं के लिए अलग से पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है, पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिससे उन्हें जो अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध होती हैं। तो शिक्षा की जो क्षेत्र है उससे भी हमें ये पहचान मिलती है कि कई परिस्थितियों में हम उनको क्या ला सकते हैं, सुधार भी ला सकते हैं। और बालक बालिकाओं में जो शिक्षा में जो भेद था, पर्याप्त भेद था, अब वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना परिधान के आधार पर लिंग की पहचान। देखिए, परिधान का मतलब क्या होता है, कपड़े वगैरह। इसमें संस्कृति भी आ सकती है, क्योंकि विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की संस्कृति है, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा है। कहीं पर लहंगा, कहीं पर ओढ़नी, कहीं पर साड़ी, कहीं पर सूट, है ना। इस तरीके से विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह का परिधान पहना जाता है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि जैसे पुरुष पैंट शर्ट, धोती कुर्ता आदि पहनते हैं, जबकि महिलाएं साड़ियाँ, सलवार, सूट पहनती हैं। तो हम
उन्हें अलग से पहचान सकते हैं कि ये महिला हैं या पुरुष हैं। तो परिधान के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, लिंग की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना शारीरिक संरचना के आधार पर लिंग की पहचान। देखिए, पुरुष के हाव भाव, शारीरिक बनावट, संरचनाएं भिन्न होती हैं। वो मजबूत होते हैं, जबकि स्त्रियां कोमल होती हैं। शारीरिक संरचना में देखें तो कमज़ोर होती हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप में अब दोनों को भिन्नता कम पाई जाती है। स्त्रियां कोमलता पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। तो हम देखें इसमें कि महिलाएं अब आगे चलकर कठिन से कठिन कार्य कर रही हैं, जिसमें फौज में, है ना, और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जहां पर जा रही हैं। अब शारीरिक संरचना के आधार पर हम लिंग की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रोजगार व्यवस्था के आधार पर लिंग की पहचान करना। लिंग के आधार पर देखिए रोजगार का कैसे निर्धारण किया जाता है। आज हम लोगों का मानना है कि जहां विद्यालय, बैंक आदि जगह हैं वहां लड़कियों की नौकरी उपयुक्त है, लेकिन ऐसा नहीं है। कठिन व्यवसाय, फौज आदि जगहों पर भी लड़कियां लड़कों के बराबर उपयुक्त मानकर नौकरियां कर रही हैं। तो हम नहीं कह सकते कि रोजगार व्यवस्था के आधार पर हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार हम रोजगार के अनुसार लिंग की पहचान कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं आज कठिन से कठिन कार्य भी, रोजगार परक व्यवसाय भी कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ग विभाजन के आधार पर लिंग की पहचान करना। देखिए, वर्ग विभाजन के आधार पर लिंग की पहचान, समाज में जब किसी कार्य हेतु वर्ग विभाजन की आवश्यकता होती है, तब लिंग का उल्लेख आवश्यक रूप में किया जाता है। वर्ग विभाजन का मतलब है जैसे विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम एवं गतिविधियां छात्र छात्रा दोनों के लिए होती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अगर गीत वगैरह हैं या डांसिंग प्रोग्राम हैं तो अधिकतर लड़कियों को उसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। और कहीं खेलकूद से संबंधित है, पीटी वगैरह से संबंधित है, या कुछ ऐसा ड्रामा से संबंधित है, तो उसमें लड़के पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम वहाँ पर क्या कर देते हैं, वर्गों का विभाजन कर देते हैं। कार्यक्रम एवं गतिविधियों के अनुसार छात्र छात्राओं का क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां एवं कार्यक्रमों के आधार पर हम क्या कर देते हैं, लिंग की पहचान कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लिंग की पहचान कर लेते हैं कि ये छात्रा है या छात्र है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है अपना 8वां पॉइंट है योजनाओं के द्वारा लिंग की पहचान करना। देखिए, योजनाओं के माध्यम से हम कैसे करेंगे, योजनाओं के माध्यम से जैसे सुकन्या योजना है, LIC की सुकन्या समृद्धि योजना है, या बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए चल रही हैं। तो अगर हम उनके माता पिता या अभिभावक उन योजनाओं में क्या करते हैं, निवेश करते हैं, तो वो पहले पता करते हैं कि ये बेटी के लिए है या बेटों के लिए है। गवर्नमेंट भी सबसे पहले ये देखती है कि वो बेटा है कि बेटी है। अगर बेटी है तभी उस योजनाओं का लाभ उनको मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वे लिंग के आधार पर बनाई जाती हैं।
देखिए, भारत सरकार ने 2005-06 में एक पूरा जेंडर बजट अलग से प्रस्तुत किया था, जिसमें केवल स्त्रियों से संबंधित योजनाओं का उल्लेख किया गया था। किसका किया गया था? स्त्रियों से संबंधित योजनाओं का उल्लेख किया गया था। वर्तमान में सरकार स्त्री पुरुष दोनों की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं का समावेश अपने बजट में करती रही है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर हम गूगल पे या नेट पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो हमें स्त्रियों से संबंधित या बालिकाओं से संबंधित बहुत सारी योजनाएं मिल पाएंगी। मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी? अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना, आरक्षण द्वारा लिंग की पहचान करना। आरक्षण द्वारा लिंग की पहचान करना। देखिए, समाज के अनेक क्षेत्रों में पुरुष वर्ग का अधिकार है, वहाँ महिलाएं पहुँच नहीं पाती हैं। जैसे हम फौज की बात करें या पुलिस की बात करें या अन्य किसी सेक्टर जो कठिन सेक्टर से, उनमें पुरुषों को क्या है? आरक्षण है। वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान देते हुए कुछ पदों को उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है, जिससे महिलाओं को भी सम्मान अनुभव हो सके। महिलाएं अपने आप को समाज का एक क्या मानने लगी हैं? महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगी हैं। उनकी भी समाज में अहम भूमिका है। आरक्षण का निर्धारण लिंग के आधार पर जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उनके आधार पर किया जाता है। ठीक है, आंकड़े हैं वो लिंग के आधार पर दिए जाते हैं। तो समाज में तो एकत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, विकास के माध्यम से लिंग की पहचान करना। विकास के माध्यम से क्या करना? अपनी लिंग की पहचान करना। तो देखिए, सामान्यतः देखें हम कि समाज में विकास की योजनाएं लिंग के आधार पर ही बनाई जाती हैं। जैसा कि हमने योजनाओं के बारे में वर्णन किया था आपके लिए कि योजनाएं जो बनाई जा रही हैं वह लिंग के आधार पर बनाई जा रही हैं। बहुत सारी योजनाओं का भी हमने वर्णन किया था आपके लिए। तो वही योजनाएं कैसी हैं? पुरुष या स्त्री है या बालक या बालिका है, इसके आधार पर बनाई जा रही थी। वर्तमान में बालिका उत्थान के लिए एवं महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले पाठों में हमने पढ़ा था महिला सशक्तिकरण के बारे में। कई योजनाएं बनाई जा रही थी जिनका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में बालकों व पुरुषों के समान बालिकाओं एवं स्त्रियों को क्या दिया जा रहा था? स्थान प्रदान किया जा रहा था। तो बालिकाओं की हमारे समय में क्या हो गई है? महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है और इसको हम देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।